हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पिछले क्लासेस में हम 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ चुके थे ऑलरेडी। आज के क्लास में हम कुछ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखेंगे। जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर तुम पुराना वीडियोस देख सकते हो। हमारा ऑलरेडी अकाउंटिंग का थ्योरी का बहुत सारा वीडियोस अपलोड हो रखा है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो का, ये वाला वीडियो का। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आज हम शुरू करेंगे वो 5वां अकाउंटिंग प्रिंसिपल होगा। 4 ऑलरेडी अपलोडेड है, जस्ट इसके प्रीवियस एक वीडियो अपलोड हुआ था, उसको तुम जरूर देख लेना चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 नए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर पहला है रेवेन्यू रिकॉग्निशन या आल्सो नोन एज रियलाइजेशन। तो हमारा ये 5वां अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन। इसका मतलब, रेवेन्यू का मतलब होता है यहाँ पे सेल्स और रिकॉग्निशन का मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज या टू रिकॉर्ड समथिंग। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट जो है वो ये बताता है कि सेल्स को कब रिकॉर्ड किया जाएगा, व्हेन द रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट एक्रूअल बेसिस से ही आया है। एक्रूअल बेसिस बोलता है कि पैसा मिले या ना मिले इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जब ट्रांजैक्शन होता है तब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के अंदर भी जब सेल हुआ तब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। पैसा चाहे पहले से मिल गया हो, उसी समय मिला या बाद में मिलेगा, इन तीनों बात से फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली मनी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से। और उसी हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्निशन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल्स इज मेड एंड नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड। ठीक है, देखना, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। जब अधिकार हो जाता है पैसा मिलने का। कब अधिकार हो जाएगा पैसा मिलने का? जब हम सामान बेच चुके हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू, द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। जब ट्रांजैक्शन हो चुका है और हमको हक मिल चुका है कि हमको पैसा मिलेगा। सच में पैसा मिला है या नहीं मिला है अभी तक, इन बात से फर्क नहीं पड़ता है। It is to be noted that recognizing revenue and receipt of an amount are two separate aspects. रिकॉर्ड करना और पैसा मिलना दो अलग अलग चीज है। ठीक है, पैसा मिलने से अभी हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, let us take an example to understand it. An enterprise sells goods in February. सामान कब बेचे हम? फरवरी में। ठीक है, और पैसा मिला है हमको अप्रैल में। तो सेल कब रिकॉर्ड होगा? सेल, जब सेल हुआ तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? इस वाले एग्जांपल में फरवरी में रिकॉग्नाइज होगा। रेवेन्यू ऑफ दिस सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन फरवरी। तो ये फरवरी में रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कब पैसा मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज when the goods are sold, because the legal obligation to receive the amount is established in February 2021. Let us take another example. Suppose the enterprise has received an advance in February. पैसा हमको पहले से मिल गया, पैसा हमको एडवांस में मिल गया फरवरी में, और सेल कब हुआ? सेल हुआ मई में। तो कब पैसा मिला उससे भी फर्क नहीं पड़ता, भले एडवांस में क्यों ना मिल गया हो तब भी फर्क नहीं पड़ता। और रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज होगा वो मई में ही रिकॉग्नाइज होगा। रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन मई अपॉन सेल्स हैविंग बीन मेड बिकॉज द लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन मई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जो इतना सा बात बोलता है पैसा कब मिला इससे फर्क नहीं पड़ता। पैसा तो एडवांस में भी मिल सकता है, पैसा तो बाद में भी मिल सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सेल तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, देन द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। क्लियर? नेक्स्ट,
एक्रूअल एजम्पशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर तुम पुराने वीडियोस देखे होगे तो। जो हम पढ़े थे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दो बेसिस है अकाउंटिंग का, एक है एक्रूअल बेसिस और दूसरा है कैश बेसिस। हम एक्रूअल बेसिस हमेशा फॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस ये बोलता है कि ट्रांजेक्शन जब हुआ तब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जब सेटलमेंट हो रहा है, मतलब जब पैसा देना लेना हो रहा है तब वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू, ठीक है, वो है एक्रूअल एजम्पशन। तो तुम मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड एक्रूअल, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों तो एक ही बात बोल रहा है, दोनों कौन से बोल रहे हैं कि पैसा कब मिला इससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजेक्शन जब हुआ तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि दोनों सेम तो है, लेकिन ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है ना, सिर्फ किसके बारे में है? सिर्फ रेवेन्यू के बारे में, सिर्फ इनकम के बारे में है, ठीक है। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो है वो रेवेन्यू के बारे में तो है ही, साथ ही साथ वो एक्सपेंसेस के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्रूअल और रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक जैसा चीज है, बस रेवेन्यू रिकॉग्निशन में खाली इनकम का बात चलता है और एक्रूअल में एक्सपेंस का भी बात हो रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चे लोग एक्रूअल नहीं जानते हैं वो पुराना वीडियोस भी देख सकते हैं। हमारा जो पहला अकाउंटिंग का वीडियो आ रखा है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, उसमें समझाया गया है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, देखना। अकॉर्डिंग टू एक्रूअल assumption, a transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered, जब ट्रांजेक्शन हुआ, into, and not when the settlement takes place, जब सेटलमेंट हो रहा है तब एंटर नहीं, तब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे पेमेंट, ठीक है। Thus revenue is recognized when sale is completed or services are rendered. It is immaterial whether cash is received or not. पैसा मिला या नहीं मिला ये सब बात से फर्क नहीं पड़ता है। Similarly, expenses are recognized as expense in an accounting period in which the revenue related to it is recognized, whether paid in cash or not. तो सेम कॉन्सेप्ट है कि एक्सपेंस को भी हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, भले ही हम पैसा दिए हों या नहीं दिए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल वैसे ही दिया हुआ जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो होमवर्क में लिखना, इसको खुद पढ़ना, बहुत इजी वाला एग्जाम्पल है, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल एक बहुत ही शानदार प्रिंसिपल है, सबको ही फॉलो करते हैं इसको। देखो आज जैसे मैं बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज इन 2023 आई स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है। अब मैं वो बिजनेस को सपोज 10 साल चलाऊंगा, मैं कब तक चलाऊंगा? 2033 तक चलाऊंगा मैं, ठीक है। तो 10 साल तक मैं बिजनेस करूंगा। अब प्रॉफिट या लॉस जो है 10 साल के एंड में कैलकुलेट होना चाहिए या फिर हर थोड़ी थोड़े दिन में कैलकुलेट होते रहना चाहिए? तो द आंसर इज हर थोड़े थोड़े दिन में कैलकुलेट होते रहना चाहिए। उससे हमको पता चलेगा कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है और हमको क्या इंप्रूवमेंट्स का जरूरत है, क्या सुधार का जरूरत है, ये सब हमको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो जो टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस है, जैसे 10 साल हम बिजनेस करेंगे, उसको हम छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड करते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस हम रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको बोला जाता है अकाउंटिंग पीरियड। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। समझ में आ रहा है? देखना, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज is broken into smaller parts so that its performance is measured at regular intervals. बहुत सिंपल सा बात है, 10 साल में एक बार प्रॉफिट लॉस ना निकाल के हमको हर थोड़े थोड़े दिन में प्रॉफिट लॉस निकालते रहना चाहिए ताकि इंप्रूवमेंट हो सके, और यही है अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। मैनेजमेंट रिक्वायर इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स टू असेस द परफॉर्मेंस, फंड्स रिक्वायरमेंट, बैंक रिक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली,
because they have invested money and have to ensure its safety and return. Similarly, government has to assess tax dues from the enterprise. तो सबको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता रहता है, सबको ही को अकाउंट्स में जानना रहता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो हमको रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते रहना चाहिए। और ये रेगुलर बेसिस क्या है, हर एक साल में हमको कैलकुलेट करते रहना चाहिए परफॉर्मेंस, और इस एक साल को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। दिस 1 ईयर इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब पहले क्या होता था, हमारे लिए जो ईयर है वो स्टार्ट होता था 1 जनवरी को और कंप्लीट होता है 31 दिसंबर को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जब हम कॉमर्स ज्वाइन किए तब हम शपथ ले लिए हैं। ठीक है, क्या शपथ ले लिए, हमारा ईयर जो होगा वो शुरू होगा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हमारा ईयर चालू हो जाएगा और वो खत्म कब होगा सर, बेटा वो खत्म होगा नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को वो ईयर कंप्लीट होगा। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, देखना, इन व्यू ऑफ द अबव द लाइफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स, यूजुअली 1 ईयर, विच इज टर्म्ड एज द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड क्या है, जो टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस है उसको छोटे छोटे हिस्सा में बांटा गया है, हर एक हिस्सा जो है वो 1 साल का है और उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एन अकाउंटिंग पीरियड इज द इंटरवल ऑफ द टाइम at the end of which income statement, that is profit and loss account, and statement of profit and loss account in case of companies and the balance sheets are prepared. ठीक है, तो हर एक साल के एंड में हम क्या करते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस जानने के लिए उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और कंपनी का पोजीशन जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 7, दैट इज योर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जो इतना सा बात बताता है कि बिजनेस का जो टोटल लाइफ है उसको छोटे छोटे हिस्सा में बांट लेना चाहिए ताकि हम रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकें। ये जो छोटा छोटा हिस्सा है ये 1 ईयर का होता है एक ठो, और ये 1 ईयर का एक हिस्सा को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड, जो कि जनरली शुरू होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, आज का आखिरी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कोई एक काम को बार बार लगातार वैसा ही करते रहना, चेंज ना करना, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, है ना। तो कंसिस्टेंसी एजम्पशन जो है वो ये बोलता है कि एक बार अकाउंटिंग में कोई एक मेथड, कोई एक प्रैक्टिस सिलेक्ट हो गया है तो उसको वैसे ही फॉलो करते रहना चाहिए हर साल। हमको बार बार अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग मेथड्स बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। देखना, अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी एजम्पशन, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. The concept helps in better understanding of accounting information and makes it comparable with that of the previous years. Consistency eliminates personal bias and helps showing results that are comparable. अगर हम consistency follow करते हैं, सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस रूल्स को हर साल फॉलो करेंगे तो हम एक ईयर के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाएंगे प्रीवियस ईयर्स के परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हम आगे पढ़ेंगे, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अगर 11 में पढ़े हो थोड़ा कॉमर्स में तो जानते होगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड आर इक्वली एक्सेप्टेबल अंडर द एजम्पशन मेथड्स वंस चूजन। तो 2 मेथड है, दोनों में से हम कोई भी एक लगा सकते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी क्या बोल रहा है, एक बार अगर एक मेथड लगा दिए तो उसी को फॉलो करो ना, बार बार हर साल चेंज क्यों करना है। कंसिस्टेंसी सिर्फ इतना सा बात बोल रहा है। ठीक है, मेथड वंस चूजन एंड अप्लाइड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल। द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मे बी चेंज, कभी कभार चेंज कर सकते हैं, if required by law
या इफ रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर चेंज करने से ज़्यादा अच्छा मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन आएगा तो हम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी बोलता है कि एक बार अगर एक चीज़ सिलेक्ट हो गया, कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रैक्टिस सिलेक्ट हो गया, तो हमको वही फॉलो करते रहना चाहिए ईयर आफ्टर ईयर, उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर बार बार चेंज करेंगे तो हम इस साल के रिजल्ट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के साथ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, इफ रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर चेंज करने से ज़्यादा मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन होगा, ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन होगा, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो दिस इज ऑल अबाउट 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमारे सिलेबस में थे। ठीक है, 4 पहले अपलोड हो रखा था, अभी 4 और अपलोड कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना, और अपने दोस्तों को भी बताना कि कैसे इतने मेहनत कर रहे हैं हम लोग तुम लोगों के लिए बीकॉम का सिलेबस अपलोड करने के लिए। तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।